नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आज हमारे साथ खास मेहमान लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। आज कशिश न्यूज के कार्यालय ये पहुंचे हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे आज बातचीत करेंगे और अलग अलग मुद्दों पर इनकी राय जानेंगे। आज हम इनसे जानेंगे किस तरीके से उपचुनाव को लेकर बिहार में जो अलग अलग पार्टियां हैं उन लोगों ने इसे नाक का सवाल बना लिया है और कशमकश सबसे ज्यादा दिख रही है। इसके अलावा बगले का विभाजन कैसे हुआ, इस पर भी हम इनसे जानेंगे। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण के मंत्री हैं ये, केंद्रीय मंत्री, और बिहार में इसकी कितनी संभावनाएं हैं और बिहार में आगे इसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा, इस योजना के बारे में भी हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे, ताज़ा मामला अगर देखें तो ये दो सीटों पर जो उपचुनाव है उसको लेकर पार्टियों ने नाक का सवाल बिहार में बना लिया है। और ताज़ा मामला है कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री इस चुनाव को लेकर डरे हुए हैं। साख का सवाल उन्होंने बना लिया है और कई सारे आरोप इस चुनाव को लेकर उन्होंने लगाए हैं कि इसमें गड़बड़ी भी हो सकती है। कैसे देखते हैं? विपक्ष का क्या काम है? निंदा करना, शिकायत करना, जनता के बीच में असली बात को छिपा देना। देखिए, बिहार में दो जगह उपचुनाव हो रहा है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र है और तारापुर विधानसभा क्षेत्र है। और ये देश में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसके बिहार के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके बारे में सर्वविदित है पूरे देश में कि विकास पुरुष माने जाते हैं। और 2005 से लेके और 2021 तक 16 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर ये हैं और इनकी नीति और नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। जो नीति है, सरकार की नीति है कि हम जनता का विकास करें, क्षेत्र का विकास करें, बिहार का विकास करें। इनकी नीयत भी बिल्कुल साफ है। और ये 24 घंटा बिहार के विकास कैसे हो, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधरे, रोड की व्यवस्था क्या है, बिजली क्या है, घर में नल और जल का क्या स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई क्या है, ये सब चीज़ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निगाह रहता है। और चूँकि मुझको उनके अधीन काम करने का मौका मिला लगभग 2.25 वर्ष तक, मैं बिहार सरकार में मंत्री था, तो मैंने देखा कि उनकी चिंताएं बराबर बनी रहती थी कि बिहार का विकास कैसे हो। जो शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, और ख़ास करके महिलाओं के संबंध में भी उनकी राय रहती थी कि समाज की मुख्य धारा में महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए। और इसलिए अब देखिएगा कि जब 2005 में पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तो जब प्रथम पंचायत का चुनाव हुआ, जिला परिषद का चुनाव हुआ, तो उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। दलित को भी दिया, पिछड़ों को भी दिया, अति पिछड़ों को भी दिया, महादलित को भी दिया। और उससे समाज के जो शोषित दलित पीड़ित लोग थे, समाज के मुख्य धारा में आने का उनको मौका मिला। अब एक गरीब गांव की एक गरीब महिलाएं थी जो कभी वीडियो का चैम्बर नहीं देखी होगी, वो कलेक्टर के सामने में बैठ के बात करती है। वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन हो जाती है, कलेक्टर के सामने में बैठ के बात करती है, तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। तो ये इसकी चर्चा मुख्यमंत्री जी ने भी की है कि पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं और भी जगहों पर महिलाओं को तवज्जो दी गई है बिहार में। जी, मैं खुद कह रहा हूँ ना कि पंचायत के चुनाव में उन्होंने 50% आरक्षण दिया, जो पूरे देश में एक मिसाल था, पूरे देश के लिए एक मिसाल था। पूरे देश में बिहार पहला स्टेट है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। और नौकरी में भी इन्होंने 30% आरक्षण दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई। जैसे बच्चों की पढ़ाई है, तो पहले लोग डर से अपने बच्चे खास करके बेटियों को लोग स्कूल नहीं भेजा करते थे कि बिहार में की स्थिति बहुत ख़राब थी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, हम स्कूल बच्चों को भेजेंगे। उसके लिए साइकिल की व्यवस्था उन्होंने की, पोशाक की व्यवस्था की। जो बच्चे का रिजल्ट अच्छा होता था, जो फर्स्ट डिवीजन से पास करता था, उसको उन्होंने अलग से छात्रवृत्ति की व्यवस्था की उन्होंने। तो इस ढंग से बिहार का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास हुआ। अब चूँकि बिहार में 2 जगह उपचुनाव है, तो 2 जगह उपचुनाव है, तो सरकार के लिए कोई नाक का प्रश्न नहीं है, कोई नाक का प्रश्न नहीं है। हम तो चुनाव जीतेंगे ही। ये तो एक
सिस्टम है, सिस्टम के तहत चुनाव प्रचार हुआ, सब कुछ हुआ। हालांकि अभी तो प्रचार का वक्त खत्म हो गया, हम ये दावा नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल ये तो 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सवाल एक तरीके से पार्टियों में कशमकश इसको लेकर जरूर है। ये देखिए, कोई सवाल नहीं है। मॉर्निंग सोच दी डे, मॉर्निंग सोच दी डे, ये पहले से पता चल जाता है, आभास होता है कि कल का दिन कैसा होने वाला है। तो मैं तीन बार गया हूँ तारापुर में भी, और 3 बार मेरा प्रोग्राम हुआ कुशेश्वर स्थान में। वहाँ जो मास पब्लिक का जो रुझान मैंने देखा, उसके आंख में अभी भी है 1990 से लेकर 2005 की सरकार और 2005 से लेकर 2021 की सरकारें कैसी है, कौन विकास पुरुष है, कौन विनाश पुरुष है। तो ये पब्लिक के नज़र में है। और उसमें मैंने देखा कि नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में मास, जैसे चाय की दुकान है, पान की दुकान है, ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, उससे यदि आप पूछेंगे तो वो आपको आभास लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी के प्रति लोगों को अच्छा रुझान है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने ये भी आरोप लगाया है कि सिस्टम है, सरकार है और ये वोटिंग स्लो करा सकते हैं, और तमाम तरीके का आरोप लगाया कि चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। इसमें कितनी दम मानते हैं? क्यों वोटिंग धीमी करा देंगे भाई? क्यों? आखिर उसके वजह कारण क्या? जब हम चुनाव जीत रहे हैं तो हम तो चाहेंगे, सरकार चाहेगी कि अधिक से अधिक पोल हो। जितना अधिक पोल होगा उतना सरकार को फायदा होगा। वोटिंग शो क्यों 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 कम करावेंगे? ये उनसे पूछिए, क्यों कम करावेंगे? उनका आरोप है कि जनता जो है वो उनका रुझान अलग है। देखिए, हारने वाला उम्मीदवार जो होता है, जब चुनाव हारता है तो कहता है कि सरकार ने बेईमानी किया, बूथ कब्जा हो गया, तो काउंटिंग में बेईमानी हो गया। ये सब बात कुछ नहीं, ये सब मनगठन बात है। वो निश्चित रूप से कल जो लास्ट चुनाव प्रचार था 4 बजे शाम तक, उनको आभास मिल गया है कि अब वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए तरह तरह का वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है। चलिए, ये तो है चुनाव की बात, और ये तो 2 तारीख को पता चल जाएगा। अब हम थोड़ा बंगले को लेकर बात करेंगे। पहले जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, अब बंगला जो है वो एक तरीके से कहा जाए, अगर विभाजन की बात करेंगे तो हम गलत नहीं होंगे। अलग अलग लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2 जगहों में बंट गया है, हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीन। रामविलास पासवान जी का जब वक्त था, और बहुत आपने भी कई बार कहा है कि उसको अलग तरीके से सींचा गया, पार्टी को, परिवार एक थे, सब लोग एक थे, लेकिन आखिर कई बार ये सवाल हुए भी हैं आपसे और कई बार इस चीज़ का जवाब आया है। लेकिन हम एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई, क्या नौबत आ गई कि बंगले का विभाजन करना पड़ गया? देखिए, हमारा गठबंधन 2014 में, जिसमें माननीय पासवान जी जीवित थे, तो उनके नेतृत्व में हम लोग एनडीए गठबंधन में गए। और हम लोग पहले यूपीए गठबंधन में थे, 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट हुए। साथ में हम लोग चुनाव लड़े, 7 सीट हम लोग को मिला, 6 सीट हम जीते। और उस समय से 2014 से लेकर आज तक हम एनडीए गठबंधन के पार्ट थे, और आज भी मैं हूँ। मैं संक्षेप में कह देना चाहता हूँ, चूँकि समय कम है। जब हमारे बड़े भाई साहब का निधन हुआ, निधन होने के बाद जब जिसमें वो जीवित थे, उसमें भी मुझको उन्होंने कहा था कि पारस देखो, ये नया नया लड़का सब है, ये लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, ऐसा गलती तुम मत करना। तुम तो पुराने साथी हो, मेरा भाई भी हो, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ना, चाहे सीट जो मिले नहीं मिले, चुनाव लड़ना। हम लोगों का दुर्भाग्य हुआ कि बड़े भैया हम लोग के बीच में नहीं रहे। हम लोग से कोई चूक हुआ होगा कि बहुत जल्दी हम लोग को छोड़ के चले गए। छोटा भाई भी चला गया, मैं बीच में अकेले पड़ गया। अकेले के फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। कुछ लोग, बाहर के लोग पैराशूट से उतर के आए हमारे परिवार में, और उन लोगों ने गलत सलाह दिया कि तुम अकेले चुनाव लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। कुछ तंत्र विद्या के लोगों ने भी आके कहा कि तुम अकेले चुनाव लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। हम लोगों के लाख कहने के बावजूद भी हम लोग 6 सांसद अपने पार्टी में थे, जिसमें से 5 सांसद एक राय के थे हम लोग कि भाई हम लोग 2014 में एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े, जीते। ये बड़ी बात आपने कही है कि क्या कुछ तांत्रिक लोगों ने भी ये सलाह दी थी कि आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री अकेले लड़ेंगे तो? अब भाई, अब यदि दिन में आप सपना देखते हैं तो इसका कोई इलाज है? कोई इलाज है? आखिर अकेले लड़ने का क्या उचित है, ये हमको बताइए। जब खुद चिराग पासवान जी भी
एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े, जमुई में 2014 में लड़े, 2019 में लड़के सांसद बने। फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई, कौन सी नौबत आ गई कि आपने जिद ठान दिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा? कौन सी परिस्थिति आई? नहीं, ये तांत्रिक को कुछ लोगों के चक्कर में पड़ के कि आप बिहार का अकेले लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे, और वो ख्वाब देखा इन लोगों ने। और इन लोगों ने पार्टी के 99% लोगों की राय थी, हम लोगों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ें। 6 में से 5 सांसदों की राय थी कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन हम लोगों की राय को दरकिनार करके और इसने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आपने एक अभी हाल ही में जो आरोप लगाया था कि जो अभी भी कह रहे हैं आपके बाहर से जो कुछ लोग आए थे वो पार्टी में सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे और उनकी वजह से ही ये टूट की स्थिति पैदा हुई। तो कुछ दिन पहले जो सौरभ पांडे हैं उनका एक लिखित पत्र आया था, लंबा चौड़ा जवाब आपके आरोप पर, उसको कैसे देखते हैं? भाई देखिए, वो सब जवाब क्या लिखेगा? वो सब हमारे परिवार का है कौन या पार्टी का क्या है? चौनिया मेंबर तो नहीं है। उसके जवाब का मैं उसके चिट्ठी का मैं जवाब नहीं देता हूँ। वो तो मेरे न परिवार के कोई सदस्य है, न मेरे पार्टी के कोई सदस्य है। वो तो बाहर से पैराशूट से आया, पैराशूट से चला गया, उसकी बात क्यों करते हैं? लेकिन आप बता रहे थे कि उन्हीं की वजह से दिक्कतें पैदा हुई पार्टी में। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पैराशूट से आया और परिवार को बर्बाद कर दिया, और दिन में सपना दिखला दिया कि नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जिसके चलते ये पार्टी में नौबत आई और पार्टी टूट के कगार पर चला गया। जब लोग विधानसभा का चुनाव हो गया और पार्टी का रिजल्ट बहुत बुरा हो गया, तो तमाम लोगों ने मुझको कहा कि भाई पार्टी को बचाइए। पासवान जी की इच्छा थी, पासवान जी ने बहुत सोच समझ के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत, ऊँची जाति के जो गरीब लोग हैं उसके उत्थान की बात वो करते थे। उसके उत्थान के तहत ही उन्होंने एनडीए गठबंधन का साथ दिया था। अब उनका सपना अधूरा रह जाएगा, इसलिए अब पार्टी को ख़त्म होने से बचाइए, टूटने से नहीं, ख़त्म होने से बचाइए। और हमारे पार्टी के जो सांसद थे उन लोगों का भी काफ़ी प्रेशर पड़ा। तो ये 13 जून की बात है। 13 जून को हम लोग 5 सांसद मिल के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से हम लोग जाके मिले। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट हाउस, उसके मुखिया है माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी। मैंने उनसे जाके आग्रह किया कि हुजूर, हमारे पार्टी में लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तानाशाह हो गए हैं और प्रत्येक पार्टी में के संविधान में नेता परिवर्तन की गुंजाइश है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ हम लोग कि आप नेता परिवर्तन का निर्देश दीजिए, आदेश दीजिए। उन्होंने मंत्रालय को बुला करके सचिवालय के पदाधिकारी को कहा भाई इसकी जांच करो। जांच के बाद कल होकर के 14 जून को एक नोटिफिकेशन हुआ और नोटिफिकेशन में लिखा गया कि लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद के संसदीय दल के नेता श्री चिराग पासवान जी हुआ करते थे। अब उनको पद से मुक्त किया जाता है और श्री पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता नियुक्त किया जाता है। वहीं से पार्टी में मतभेद शुरू हुआ और आज जो आपने कहा कि मकान छाप हमको नहीं मिला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चूँकि तत्काल बिहार में 2 जगह उपचुनाव है और चिराग पासवान जी ने चुनाव आयोग को लिख के दिया कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, इसलिए हमको मकान छाप दीजिए। तो चुनाव आयोग ने डिसीजन दिया कि चूँकि अभी फैसला नहीं हुआ है, इसलिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत उन्होंने सिंबल अलॉटमेंट किया और पार्टी का नाम दिया। लेकिन 5 नवंबर के बाद, 2 तारीख को रिजल्ट है, 5 नवंबर के बाद चुनाव आयोग के यहाँ दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी। और जो भारत का संविधान कहता है, देश का जो संविधान कहता है और पार्टी का जो संविधान कहता है, उसके तहत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लोकसभा में एक बिल लाया था, दल बदल विधेयक। उसमें आदेश हुआ, उसमें सरकार नियम बनाई, कैबिनेट से पास हुआ, संविधान में संशोधन हुआ कि किसी भी सदन में यदि 2/3 मेंबर्स जो निर्वाचित सदस्य हैं, यदि 2/3 मेंबर्स अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं तो उसकी स्वीकृति मिलेगी। तो हमारे यहाँ तो 6 सांसद में हम 5 सांसद अलग हैं, इसीलिए हम पर कोई दल बदल विधेयक लागू नहीं होगा। तो और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव का जो मेंबर है
हमारे यहाँ जो जितने नेशनल स्कूल के मेंबर थे उसमें से कुछ लोग स्वर्गवास हो गए और जो लोग बचे हुए हैं उसमें से भी हमको 2/3 से तीन चौथाई बहुमत हमारे पास। चलिए जो बंगले के विभाजन को लेकर हम बात कर रहे थे, चिराग पासवान को से भी कई बार ये कहा गया कि अगर कुछ गलती हमसे हुई, हम छोटे थे तो एक बार कह सकते थे, एक बार बोल सकते थे कि तुमसे ये गलती हुई, आपस में उसको सुलझाया जा सकता था, सीधा स्टेप ले लिया गया। छोटी मोटी गलती होती तो सुलझाया जा सकता था। चिराग पासवान जी के द्वारा बहुत भयानक गलती हुई है, माता पिता को अपमान करना। मैं इनडायरेक्ट में बोल रहा हूँ, हमारे बड़े भैया पासवान जी नहीं रहे इस दुनिया में, तो आप चाचा कहिए पिता कहिए, मैं ही हूँ, घर में अकेले था। तो बेटा और भतीजा होके चाचा और फादर को गाली देना, गंदी बात व्यवहार करना, ये क्या आपको अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन आखिर ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो ये देखिए, कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन चूंकि अभी मेरे पास समय नहीं है, अब दूसरे दिन मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। जो बहुत टच किया आपको वो तो बता सकते। नहीं, टच तो हुआ कि उन्होंने मेरे साथ में अपमान किया, जिस अपमान को मैं सहन नहीं कर सका। और ऐसे भी पार्टी जो पासवान जी की पार्टी थी, जिसको बहुत मेहनत से पार्टी को सींचा गया था, 28 नवंबर 2000 ईस्वी को पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना काल से लेके आज तक मैं पार्टी की सेवा की। पासवान जी बड़े नेता थे, आते थे, भाषण देते थे, चले जाते थे, लेकिन पूरी पार्टी कैसे चलेगी, कहाँ क्या होगा, कैसे भीड़ जुटेगी, कैसे मंच बनेगा, कैसे क्या होगा, ये पूरी व्यवस्था मेरे जिम्मे था। और इस बात की जानकारी चिराग पासवान को था, लेकिन वो अकेले का मौका का फ़ायदा उठाया। उसने देखा कि अब पापा जी भी नहीं हैं और एक हमारे छोटे भाई हमारे थे रामचंद्र पासवान जी, वो भी नहीं हैं, तो 3 भाई में 2 भाई हमको छोड़ के चले गए। तो देखा कि अब चाचा तो अकेले हो गए, अब करेंगे क्या, अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, अकेले चना भार नहीं फाड़ता। उनके दिमाग में जो बात थी, उसके बाद उन्होंने अपमानजनक शब्द का व्यवहार किया, जो मुझको अच्छा नहीं लगा। और पार्टी टूट के कगार पर थी, यदि मैं ये स्टेप नहीं उठाता तो हमारी पार्टी समाप्त हो जाती। इसलिए मैं दुखी मन से स्टेप उठाया, और मैं जो भी उठाया मैं पार्टी के हित के लिए और स्वर्गीय पासवान जी की इच्छा की को संतुष्टि के लिए मैंने कदम उठाया। लेकिन चिराग पासवान कई जगह रोड शो किए और जनता के बीच गए, कहें कि अपनों ने मुझे छोड़ा, जनता के बीच जाते हैं हम इस बात को बताने के लिए, क्योंकि जनता भगवान है। और कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जन समर्थन है और हम ही असली वारिस हैं। इसको लेकर कैसे देखिए? राजनीति में वो तो 2 तारीख को पता चल जाएगा, असली वारिस वो है कि वो असली वारिस मैं हूँ। चूँकि मेरे पास समय नहीं है, फिर भी मैं आपको 2 मिनट में अपनी बात कहता हूँ। 69 में जब बड़े भैया अलौली से विधायक बने, अलौली मेरा पैतृक निवास है, गांव है, जन्म स्थान मेरा है, उसमें मैं पढ़ता था। 77 में जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और दोबारा चुनाव की घोषणा हो गई लोकसभा का, तो वो हाजीपुर से बड़े भैया चुनाव लड़े, चुनाव जीत भी गए। तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि देखो पारस, अलौली विधानसभा सीट खाली है और तुम ही मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी हो, तो तुम अलौली से चुनाव लड़ो। मैं स्वयं टीचर था, मैं नौकरी करता था, मैं टीचर था, तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे के और मैं चुनाव लड़ा और जनता जनार्दन की कृपा हुई कि मैं चुनाव जीत भी गया। 77 में पहली बार से 44 वर्ष पहले मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ। फिर 77 से लेके 2019 तक पासवान जी हाजीपुर से सांसद रहे। भारत सरकार के 6 मंत्री मंडल उनको काम करने का मौका मिला। जब हेल्थ ग्राउंड पर एनडीए गठबंधन में ये तय हुआ कि पासवान जी अब राज्यसभा में के सदस्य चुने जाएंगे, तो वो सीट खाली हो गया। फिर उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस, तुम राजनीतिक उत्तराधिकारी मेरा तुम ही हो, तुम ही हाजीपुर से चुनाव लड़ो और तुम ही जीत सकते हो। मैंने उनसे कहा कि चिराग पासवान जी को चुनाव लड़ा दीजिए। तो नहीं, चिराग पासवान जमुई से एमपी है। मैंने कहा कि भाभी जी को चुनाव लड़ा दीजिए, किसी दूसरे को लड़ा दीजिए। मैं कभी देश की राजनीति नहीं किया हूँ, मैं बिहार की राजनीति किया हूँ और मैं बिहार सरकार में मंत्री हूँ। तो ये मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मेरा डिमोशन होगा।
फिर भी मेरा हाथ पकड़ लिए कि नहीं नहीं नहीं, मेरे आदेश को तुमको पालन करना है। मैं उनके आदेश को मान गया, मैं चुनाव लड़ गया। चुनाव लड़ने के बाद मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। फिर भगवान ने को अच्छा नहीं लगा, मंजूर नहीं हुआ, बड़े भैया स्वर्गवास हो गए, अंतकाल हो गए। तो फिर जो वहाँ स्थान खाली हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं ऋणी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि फर्स्ट टर्म के सांसद बनने वाले व्यक्ति को उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने बनाया। चूँकि बड़े भैया कैबिनेट मिनिस्टर थे इसलिए मुझको बनाया नहीं। राजनीतिक उत्तराधिकारी, मैं शुरू से कहता हूँ कि पासवान जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। और इंडियन लॉ, भारत का जो संविधान है उसके मुताबिक पिता के संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। तो पासवान जी का बेटा चिराग पासवान जी हैं, तो उनका जितना भी संपत्ति है उस पर चिराग पासवान जी का अधिकार है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ और संपत्ति का उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी है। चलिए, ये तो हुई, लेकिन एक संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार विवाद होता है परिवार में, पार्टी में, तो क्या थोड़ी सी भी कहीं गुंजाइश है, अगर वो झुकते हैं या फिर आपके पास आते हैं, कुछ ऐसी बात होती है तो कोई फिर से एक होने की ऐसी कोई गुंजाइश भविष्य में नजर आती है? सबसे पहली बात तो यह है कि क्या वर्षा जब कृषि सुखाना, और दूसरी बात यह है कि वो अपने गलती को महसूस करे, मंथन करे। देखिए, व्यक्ति कोई बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। ये समय की पुकार है, जब समय आएगा वो अपने गलती को महसूस करेगा, जनता के बीच जाएगा, तो फिर समय आएगा 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष में फिर देखा जाएगा जो उसमें क्या परिस्थिति उत्पन्न होगा, उस परिस्थिति के हिसाब से उस वक्त फैसला लिया जा सकता है। चलिए, अब एक और जानना चाहिए, एक क्वेश्चन बस। ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं आप और बिहार में कई संभावनाएं इसकी है, इसको लेकर बिहार वासी भी काफी उम्मीद लगाए रहते हैं, इसको लेकर आगे कुछ योजना, कुछ खास चीजें? देखिए, निश्चित रूप से मैं बिहार से हूँ और बिहार के प्रति हमारे दिल में बहुत ही श्रद्धा है। मैं बिहारवासी हूँ, मेरा जन्मभूमि है बिहार में, मेरा कर्मभूमि है बिहार में। पटना के बगल के हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से मैं सांसद भी हूँ और हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, ये जो 5-6 जिला है, यहाँ काफ़ी संभावना है हमारे विभाग का। आप जैसे देखिए, मखाना की खेती होती है, तो पूरे देश में मखाना की खेती कहीं नहीं होती है, लेकिन ये नॉर्थ बिहार जो है वहीं मखाना की खेती होती है। और मखाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। डॉक्टरों का भी सलाह होता है, हमारे बगल में डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, हमारे दामाद हैं, तो डॉक्टरों की भी सलाह होता है कि जब आदमी कोई बीमार पड़ता है तो इसको मखाना खिलाओ। तो मखाना की खेती होती है, लेकिन किसान को उचित मखाना का मुआवजा मूल्य नहीं मिलता है। उसी तरह से बगल में देखिए मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में लीची की खेती होती है, लेकिन लीची की खेती का जो पैदावार है वो आधा मार्केट में जाता है, कुछ विदेश चला जाता है, और सी ग्रेड का जो लीची होता है, डी ग्रेड का लीची, वो बर्बाद हो जाता है। उसी को हमारा विभाग प्रोसेस करता है। नाम क्या है इसका? फूड प्रोसेसिंग। अनाज को प्रोसेस करके कैसे खाने के लायक बनाया जाए, तो ये हमारे विभाग का काम है। और तीसरा है मक्का, और चौथा है केला। जैसे हाजीपुर का केला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इन सभी को लेकर बेहतरीन, मैं बता रहा हूँ, पूरे विश्व प्रसिद्ध है। जैसे मक्का है, तो आप उधर चले जाइएगा, हम लोगों के घर की तरफ चले जाइएगा, खगड़िया से लेकर आपको कटिहार तक चले जाइएगा, तो मक्का की खेती होती है। लाखों टन माना अनाज बाहर विदेश चला जाता है और बहुत सस्ते मूल्य में जाता है। तो मैं अपने विभाग को निर्देश दिया हूँ कि इसका तुम सर्वे करो। सर्वे करा करके मक्का है, केला है, लीची है, मखाना है, ये चारों को मैं सर्वे करा रहा हूँ। उसमें 2-3 महीना समय लगेगा और सर्वे करा करके मैं एक प्रयास करूँगा कि यहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, मैं उनसे संपर्क कर करके और मैं यहाँ उद्योग लगाऊंगा, संबंधित उद्योग लगाने के। इसी के चलते आज तक बिहार में फूड प्रोसेसिंग विभाग का कोई कार्यालय नहीं था। मैंने आदेश दिया और आज से 1 महीना पहले ललित नारायण भवन जो है उसमें 2 तल्ला मकान नीचे और फर्स्ट मकान जैसे एग्रीमेंट हुआ हमारे विभाग का,
और 15 नवंबर को जाके उसका उद्घाटन भी होगा। वही चलिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पारस जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी। तो पशुपति कुमार पारस केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री इस वक्त हमारे साथ थे और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी इन्होंने और बेबाकी से अपनी बात को रखा। फिलहाल हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।